बालागंज के मध्य में हरदोई रोड पर डीएनए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो लखनऊ वासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। गत 1 वर्ष से लगातार 24 घंटे मरीजों के लिए उपलब्ध रहने वाला हॉस्पिटल डीएनए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वक्त भी सेवाएं प्रदान करता रहा। डीएनए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चर्चा में रहा। डॉक्टर कलीम इदरीसी जी के सतत प्रयत्न एवं प्रयासों से अधिकतर रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन, एमडी मेडिसिन, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक, प्लास्टिक सर्जन इत्यादि हमेशा उपलब्ध रहते हैं और कैंसर जैसे मरीजों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए आवाज प्लस के सहायक संपादक सैयद गुलाम हुसैन की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर कलीम इदरीसी जी हैं, जिनका डीएनए हॉस्पिटल दुबग्गा के समीप बालागंज के मध्य में है और इन्होंने गत 1 वर्ष से हॉस्पिटल की स्थापना की है और काफ़ी अच्छे से जनता की जो है, खासकर कोरोना जैसी महामारी के वक्त से लेकर अभी तक जो है लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पे इनके हॉस्पिटल में तमाम विशेषज्ञ, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे वो ऑन्कोलॉजी के बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं, लेकिन इन्होंने उन डॉक्टरों को भी यहाँ पे अपने डीएनए हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल कर रखा है। चाहे एमडी मेडिसिन हो, चाहे प्लास्टिक सर्जन हो, तमाम सर्जनों को यहाँ पे उपलब्ध करके जनता की सेवा के लिए यहाँ पे उन्होंने अवेलेबल कर रखा है। आइए उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले जाए। गत 1 वर्ष से लगातार वो जन सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर कलीम इदरीसी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। क्या क्या उपलब्धियाँ आपकी 1 साल में रही हैं और इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पे सर्विसेज दी हैं लोगों को? इस हॉस्पिटल को तो हमारे लगभग 1 साल आज पूरा हो गया है। इससे पहले एक छोटा सा हॉस्पिटल था मेरा, जिसका न्यू अपोलो हॉस्पिटल है बालागंज में। तो उसके बाद में इसको बनाया हम लोगों ने, तो उसमें टीम थोड़ा कम थी। जो हम लोग चाह रहे थे वो मरीज़ के साथ नहीं कर पा रहे थे कि बहुत सी जैसे कैंसर की सर्जरी होती हैं, तो छोटे हॉस्पिटल होने के नाते हम वो सर्जरी वहाँ ना करवा करके दिक्कत होती थी। इसलिए हम लोगों ने इसको प्लान किया, इस डीएनए हॉस्पिटल को बनाया और 1 साल से कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं। ये आज 1 साल पूरा हो गया है। हमारे हॉस्पिटल में विशेषतर तो ज़्यादा कैंसर का इलाज है, बट मेडिसिन के, अर्थों के जितने भी पेशेंट सब भर्ती किए जाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा वरीयता कैंसर पर ही देते हैं। सर, पेशेंट का फुटफॉल कैसा है और कैसी सर्विसेज, क्या लोग संतुष्ट होकर, क्योंकि आपका हॉस्पिटल है, बेशक 1 साल कंप्लीट किया तो लोग संतुष्ट होकर जाते हैं, लेकिन कस्टमर मतलब पेशेंट का फुटफॉल कैसा है? 1 साल में जैसे हम लोगों ने देखा, आप भी देख रहे हैं, जितने भी पेशेंट आते हैं हम लोग वहाँ, कोरोना से लेकर अब तक रिकवरी बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि जितने भी कंसल्टेंट हैं वो खुद 24 घंटा काम करते हैं। तो रिकवरी रेट हमारे हॉस्पिटल के ज़्यादा है। वो आपके नज़रों के सामने है कि जितनी भी भीड़ आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो सब अधिकतर तो पेशेंट के अटेंडेंट ही हैं जो इलाज करवा कर गए हैं। मैं उन्हीं लोगों को बुलाया है जो हमारे यहाँ इलाज करवा कर गए हैं, संतुष्ट हुए हैं। उन लोगों का हमारे पास नंबर थे, मैंने इनवाइट किया, सब लोगों ने सहयोग दिया। सर, आपके हॉस्पिटल में डीएनए में किस किस रोग के विशेषज्ञ आते हैं और कितने डॉक्टरों का जो है आपने कैबिन बना रखा है कि जो प्रैक्टिस करने के लिए या विजिटिंग करते हैं? हमारे हॉस्पिटल में 4 ओपीडी चैम्बर हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, एमडी मेडिसिन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लगभग सभी डिपार्टमेंट हम लोग बना रखे हैं। और सर, हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है? एनआईसीयू, आईसीयू, क्या क्या फैसिलिटी ज़रा आप बताइए। हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू, एनआईसीयू, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, लगभग कैथ लैब छोड़ करके और सारे जो है डिपार्टमेंट हैं। हमारे हॉस्पिटल अभी तो 35 बेड हैं, प्लान है 50 बेड का। और क्या आपने जनता के लिए, खासकर बालागंज के लोगों के लिए सोच रखा है? क्योंकि आपने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है, अपने हॉस्पिटल में इतने मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाते हैं आप सभी डोमेन के, तो ये बहुत बड़ा बालागंज के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक जो है सर्विस स्टेशन हो गया है। तो आप और क्या फैसिलिटीज़ देना चाहेंगे बालागंज के लोगों को खासकर?
अब हम लोग जो है सबसे कम रेट पर तो काम कर ही रहे हैं। आगे मेरी प्लानिंग है कि हफ्ते में या 15 दिन में एक कैंप लगाया जाएगा, उसमें जो है मरीजों को फ्री ओपीडी देखी जाएगी। जो बहुत से मरीज हैं जो बड़े कंसल्टेंट उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, उनको नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग 15 दिन में या 8 दिन में एक कैंप लगाएंगे, जिसमें उनको फ्री ओपीडी में देखा जाएगा और जो जांचें होंगी उनको 50% डिस्काउंट करवाई जाएगी। ये हमारे बीच थे कलीम इदरीसी जी, जो बड़ी बेबाकी से और बड़े विश्वास से अपने हॉस्पिटल के 1 साल पूर्ण होने पे जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह से वो खासकर जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से जो सर्विसेज दे रहे हैं और कैंप और फ्री मेडिकल चेकअप के ज़रिए किस तरह से जनता को वो सर्विस दे सकें, ये अवगत करवा रहे थे हम तमाम लोगों को। इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव हैं, जो प्लास्टिक सर्जन हैं। इनका बहुत समय गुजरात, महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश में है और ये लगातार जनता को अपनी पढ़ाई और अपने हुनर से, जिस तरह से ये प्लास्टिक सर्जन है, उससे लोगों को जो है सर्विसेज दे रही हैं। आइए ऋचा श्रीवास्तव जी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इनसे पूछा जाए कि इनकी खासकर जो है प्लास्टिक सर्जरी जो फील्ड है इनकी, यहाँ पे लखनऊ में इनका किस तरह, क्योंकि गोमती नगर में इनका खुद का बता रही हैं क्लिनिक भी है और ये डीएनए हॉस्पिटल में विजिटिंग डॉक्टर हैं कि कोई केस हुआ तो यहाँ पे आती हैं। ऋचा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से, आप किससे प्रेरणा मिली कि आप इस फील्ड को चुना आपने, और कहाँ से आप हैं और उत्तर प्रदेश में कहाँ कैसे आप आई? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी ऐसा माना जाता था कि सिर्फ ऊंचे तबके वाले लोग या जो ब्यूटिशियन है या जो कॉस्मेटिक रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ कराते हैं, वो धारणा रॉन्ग है, नंबर 1। और नंबर 2, कुछ मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज़ होता है, ये भी रॉन्ग है। प्लास्टिक सर्जरी आप अगर माने तो मेरे जैसे सेंटर का नाम है आर्टिसान, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। आर्टिसान का मतलब होता है शिल्पकार, और हमारा काम एज अ प्लास्टिक सर्जन भी शिल्पकार जैसा ही है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कैंसर हुआ, उसका जबड़ा निकाला गया, तो हम उसी के शरीर की हड्डी को लेके जबड़े का आकार देके जबड़ा बनाते हैं। तो बेसिकली हम ह्यूमन आर्टिसान हैं, हमारा सारा काम हमारा हाथ है। और जो हमारे औज़ार हैं, जैसे एक आर्टिस्ट का औज़ार उसका वो होता है, ब्रश होता है, वैसे हमारा औज़ार हमारा स्कापल है और हमारे कलर्स आप ही की स्किन, मसल एंड बोन है, जिसको यूज़ करके जो भी आप में कमी होती है उसको हम निखारते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक दोनों है, सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। मैडम, आपने प्लास्टिक सर्जरी ही क्यों चुना अपने, मतलब एज ए स्ट्रीम आपने प्लास्टिक सर्जरी का क्यों चयन किया? प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही खूबसूरत ब्रांच है। मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। थ्रू साइंस, एक आर्टिस्टिक तरीका है साइंस को दिखाने का कि हम आपके शरीर को भी एज अ कैनवस यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन पेंट दैट पिक्चर। एक ह्यूमन बॉडी भगवान की बनाई बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसको मेंटेन रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है एंड देन फिर वो भूल जाता है अपनी केयर करना, उसके लिए हम हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है आपकी नाक टेढ़ी है या आपको लगता है कि आपकी आंखें छोटी बड़ी हैं या चेहरा टेढ़ा है, या नवजात शिशु जो होते हैं जिनके होंठ कटे होते हैं, तालू में छेद होता है, आप उनको एक स्माइल दे दीजिए, आप उनका होंठ बना दीजिए, जीवन भर वो आपको याद रखेंगे। इससे बड़ी चीज़ हम क्या दे सकते हैं किसी को। मैं खुद सर्जन भी हूँ, मैंने MS किया है कानपुर से, मुझे पता है सर्जरी में क्या होता है। आप गॉल ब्लैडर निकाल दो, आप हर्निया निकाल दो, दोज वर द सेविंग सर्जरीज, लाइफ सेविंग। प्लास्टिक सर्जरी आपको जीने का एक मौका देती है, कॉन्फिडेंस देती है। कितने पेशेंट्स हैं जो बाल्डनेस से ग्रस्त हैं, जिनके बाल नहीं है, उस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलते, सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। कितनी जगह उन्हें नौकरियां नहीं मिलती सिर्फ इसलिए कि भाई आपके बाल नहीं, ठीक है। तो वो भी हम करते हैं, हम बाल प्रत्यारोपण करते हैं, हम हेयर ट्रांसप्लांट देते हैं, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई उम्मीद देते हैं। कितनी तो हमने मैरिजेस बचाई हैं जहाँ बीवियाँ खुद अपने हस्बैंड्स को लेके आती हैं कि भाई इनका हेयर ट्रांसप्लांट को, तो अदरवाइज हम डाइवोर्स लेंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी हेड टू टो हर जगह यूज़ होती है, यही इसकी ब्यूटी है। ये एक सीमित नहीं है, वी आर एवरीवेयर। तो बस जानने की ज़रूरत है कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। मैडम, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप प्लास्टिक सर्जन हैं, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रेरणा मिलती? आप न्यूकमर जनरेशन के बच्चे, क्योंकि रुचि के हिसाब से जिस डायरेक्शन में आपका इंटरेस्ट होगा
वो स्ट्रीम अगर आप चुनती हैं तो आप उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाती हैं। तो जैसे आपने कहा कि मुझे जो है प्लास्टिक सर्जरी मुझे मेरा इंटरेस्ट था, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी उनके इंटरेस्ट में? देखिए, कॉमन पब्लिक में ये धारणा है कि प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें चेहरा बदल दिया जाता है। थैंक्स टू आर कुछ फिल्में जिनके अंदर देखा गया कि रेखा जी का पूरा चेहरा बदल दिया गया, खून भरी मांग, ऐसा होता नहीं है, कतई नहीं होता है। फेस ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ बहुत जगहों पे अटेम्प्ट किए गए हैं, कहीं कहीं सक्सेसफुल है, पर बहुत जगह अनसक्सेसफुल है। तो एक चैलेंजिंग ब्रांच है और बच्चों को मैं बस यही कहूँगी, अगर आपको लेना है तो स्पेसिफिकली MBBS से स्टार्ट करिए और पूरा दिमाग में ये बैठा के करिए कि आपको 15-20 साल देने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी के। इसके बाद भी आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी, आपको पूरा टाइम अपने मरीज़ों को देना पड़ेगा। रही बात प्लास्टिक सर्जरी की, हमारे पास कभी भी पेशेंट आते हैं जो कटी उंगली लेके आते हैं, कटे पैर लेके आते हैं, कोई रात में उत्तेजना में आके गुस्से में अपनी कलाई काट लेता है तो 4 बजे कॉल आती है, हमें अपना परिवार बच्चे छोड़ के जाना पड़ता है कि नहीं भाई इसका हाथ बचाना, इसकी टांग बचानी है। तो वो सब दिमाग में बैठा कर तब MBBS ले, मैं तो ये बोलूँगी। और इसके बाद खुद एक्सप्लोर करें, जहाँ उन्हें लगे कि हमें मेडिसिन अच्छी लगती है या सर्जरी अच्छी लगती है उसमें जाएं। सर्जरी अब ये नहीं है कि अगर आप लड़की हो तो आप प्लास्टिक सर्जरी करो या आप लड़की हो तो सर्जरी करो, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक ह्यूमन सोल हो, जो आपको लगे आप कर सकते हो वो करना चाहिए, ना कि प्रेशर या ये में आके कि भाई प्लास्टिक सर्जरी में पैसा बहुत है तो हम ये कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लखनऊ में पेशेंट का फुटफॉल कैसा है? लखनऊ में थोड़ा कम है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर प्लास्टिक सर्जरी करानी है तो हमें दिल्ली बम्बई जाना चाहिए, वहीं हो सकती है। पर फिर मैं कट करना चाहूँगी, कॉस्मेटिक आप भले ही चले जाओ करा लो, आपकी वो है, लेकिन फंक्शनल जहाँ प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है वो आज भी थोड़ा लैक हो रही है लखनऊ में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये सारी सर्जरी लखनऊ में भी पॉसिबल है, इसलिए वो दिल्ली बम्बई भागते हैं। अगर हम उन्हें आपके चैनल के माध्यम से बता सकें कि भाई जो आप दिल्ली में जाके खर्चा कर रहे हो, बम्बई में जाके खर्चा कर रहे हो, आपके अपने लखनऊ में गोमती नगर DNA में अवेलेबल है, आपको बस आना है। और हमारा ऐसा सेंटर है गोमती नगर में इसलिए खोला कि वहाँ की जेंट्री अलग है, यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आता है, तो वो अफोर्ड कर सके, है ना। तो ये मेरा बहुत मन है सबको बताने का कि चूँकि मैं लखनऊ से हूँ, इसी शहर से हूँ, तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे दिल्ली बम्बई से कॉल नहीं आई, मैं भी जा सकती थी, मैं भी दुबई भाग सकती थी, पर मैं चाहती हूँ जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मैंने MCH किया है, जहाँ से KG का मैं प्रोडक्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कुछ तो मैं अपने लखनऊ के लिए कर सकूँ, लखनऊ और उत्तर प्रदेश टोटल, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। ये हमारे बीच थी ऋचा श्रीवास्तव जी, जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रही थी और प्लास्टिक सर्जरी को जिस प्रकार से लोगों में हुआ है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने उसको जो है पूरी तरह से बेनकाब किया। इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर शारिफ शमीम हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और KGMU मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहीं से इन्होंने अपना मास्टर किया है सर, राइट, मास्टर किया है और वहीं पे जनता की सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ये जो अपनी डिग्री है प्राप्त करने में कितने एफर्ट किए और क्या क्या दिक्कतें आई हैं इनकी। आइए इन्हीं ज़बान से पूछा जाए। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, खैर मकदम है हमारे चैनल में आपका। बहुत शुक्रिया। सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए और आपने यही डोमेन क्यों चुना? मेरा नाम डॉक्टर शारिफ है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और उसकी एक वजह है क्योंकि बचपन से मेरे अंदर ये स्किल रही कि मैं चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता था, चीज़ों को खोलता रहता था, स्क्रू करना, प्लास करना और हैमर करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरी कुछ पोस्टिंग्स लगती थी ऑर्थोपेडिक्स में, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। तो इस वजह से मैंने अपना फील्ड उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था मुझे ऑर्थोपेडिशियन ही बनना है, क्योंकि ये जो ड्रिल्स है और ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही फैसिनेट करती थी, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं ऑर्थोपेडिशियन ही बनूंगा। सर, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हड्डियाँ तोड़ते भी हैं। मान लीजिए हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, है ना, हड्डी टेढ़ी जुड़ गई तो उसे हमें तोड़ के ही सीधा करना होता है ना। मान लीजिए हड्डी इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई कि पेशेंट चल रहा है तो बिल्कुल वो ऐसे करके चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑस्टियोटॉमी करते हैं, जिसे हड्डी तोड़ना कहा जाता है, ठीक है। फिर उसको करेक्ट पोजीशन में लाकर उसे फिक्स कर देते हैं। तो हड्डी हमेशा जोड़ते ही नहीं, हड्डी तोड़ते भी हैं। और दूसरी चीज़, हड्डी हम नहीं जोड़ता तो ऊपर वाला है, नेचर जोड़ता है ना। और हम लोग तो सिर्फ उसको एक ऐसी पोजीशन में ला देते हैं, सीधा कर देते हैं कि वो एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाए जिसमें वो प्रॉपर जुड़ जाए और पेशेंट को कोई ना डिफॉर्मिटी रहे और ना ही आगे कोई प्रॉब्लम हो,
है ना। तो हमारा काम हड्डी जोड़ना नहीं है, ये काम तो नेचर का है। हमारा काम सिर्फ हड्डी को इतना अलाइन कर देना है और उसको इस तरह से फिक्स कर देना है कि वो प्रॉपरली जुड़ जाए और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट का लखनऊ में कैसा फुटफॉल है? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से पेशेंट ये सोच कर आता है कि भाई हम बड़ी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि पेरीफेरी में एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो ऑर्थोपेडिक सेटअप होता है उसमें हाइजीन की बहुत ज़रूरत होती है। आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिसमें ऑपरेशन के बाद पस आ गया, मवाद आ गया, ज़िंदगी भर मवाद बहता रहता है, वो ठीक नहीं होता। तो पेशेंट ये सब चीज़ें देखने के बाद सोचता है कि किसी ऐसे सेटअप में जाकर हम अपना ऑपरेशन कराएं जहाँ पर ऑपरेशन के बाद हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऑपरेशन के बाद मवाद ना पड़ जाए। ज़िंदगी भर मवाद बहता है, ठीक नहीं होता, कितनी भी आप एंटीबायोटिक चला लीजिए, कुछ कर लीजिए, एक बार ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई, वो कभी ना कभी लाइफ में प्रॉब्लम करेगी, पस आएगा, है ना। ये इतना नासूर होता है हड्डी का इन्फेक्शन। इसलिए पेशेंट ये सोच के आता है कि भाई हम एक ऐसे सेटअप में ऑपरेशन कराएं जहां ऑपरेशन के बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, आपके जीवन के प्रेरणा कौन रहे हैं? किससे आप प्रेरित होके अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपने बताया कि मेरी रुचि रही है तोड़ना और जोड़ना, तो वो तो अलग है, लेकिन क्योंकि लोगों का ऐसा है कि इंटरेस्ट से ही आदमी जो है जुड़ता है, रुचि जो होती है, इंटरेस्ट होता है, आपका इंटरेस्ट था। तो न्यू कमर जो हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप किससे प्रेरित हैं? एक चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ कोई चीज़ बनना है ये सोच के नहीं चलना चाहिए। आप देखिए कि आपका रुझान किस तरफ है, ठीक है। आप अगर ये सोचते हैं कि भाई आपको इंटरेस्ट हार्ट की चीज़ों में है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट बनिए या CTVA सर्जन बनिए, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो उधर ही जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर ही बनना है। आपका इंटरेस्ट अगर किसी और चीज़ में है, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो तो आप गाना गाइए। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको माँ बाप कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर ही बनना है ना। आप बहुत अच्छा गाते हो सकता है आप कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर जितना नेम और फेम कमाता है उससे कहीं ज़्यादा सिंगर और ये सब सेलिब्रिटीज़ कमाते हैं, है ना। तो ऐसा फिक्स नहीं कि कोई एक ऐसी चीज़ हो कि वो चीज़ आपको करनी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो। सर, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना या ऐसी कुछ यादें जो जनता के लिए और हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद हो? कोई भी ऐसी पढ़ाई के समय से लेके आज तक के पेशेंट? देखिए, जो चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट रही है मेरी लाइफ में, जितनी मेहनत मैंने अपने PG के दौरान की है, अगर उतनी मेहनत मैंने ये कहता हूँ कि मैं MBBS में की होती या फिर उसके बाद PG की प्रिपरेशन में की होती या फिर अभी मैं कर रहा होता, जितनी मैंने उस टाइम पे PG की ड्यूरेशन में की है तो मैं कहीं और होता। क्योंकि इतना हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा स्लीपलेसनेस, एक घंटे 2 घंटे सोकर हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर में रातें गुजारी हैं। महीने बीत जाते थे, हम लोग नहा नहीं पाते थे। मैं तो ये बताता हूँ, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मेरा जो बैगेज था ट्रॉमा सेंटर में एक कमरे में फेंक दिया गया, मैं और मेरे सारे जितने भी कलीग थे। और उसके बाद 1 हफ्ते बीत गए, हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया था। इतना हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है वहाँ पे स्टार्टिंग में। ये हमारे बीच डॉक्टर शारिब शबीम थे, जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे कि कोई भी चीज़ जो है परिश्रम से ही आपको मिलती है और जिसमें आपकी रुचि हो वही चीज़ आपको जो है पाना चाहिए, उसी के पीछे आपको दौड़ना चाहिए ताकि आप उस रुचि के मुताबिक सक्सेसफुल हो सकें। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में DNA मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पिछले 1 सालों से लगातार लोगों की सेवाएं दी हैं। यहाँ पे बहुत से डॉक्टर हैं, आइए उनसे उनकी प्रतिक्रिया लिया जाए। क्यों ये डॉक्टर जो है बड़े चाहे KGMU हो, सहारा हॉस्पिटल हो या लखनऊ के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, इन तमाम हॉस्पिटलों में ये डॉक्टर विज़िट करते हैं और पर्टिकुलरली ये जो लोकल लोग हैं उनके इलाकों में जो इस तरह के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे विज़िट करके लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं। आइए हमारे बीच जो है संदीप गर्ग हैं, जो सुदीप गर्ग जी हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए कि हॉस्पिटल ने 1 साल यहाँ पे मुकम्मल किया है, आपकी सेवाएं कैसी रही और आपको हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने किस तरह से ट्रीट किया है। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आप बताइए कि DNA जिस तरह से हॉस्पिटल ने 1 साल मुकम्मल किया है, आपने कितने पेशेंट को यहाँ पे देखा और किस तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल अवेलेबल करवा रही है? हम पिछले 1 साल से DNA हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर में काम कर रहे हैं और हमने पिछले 1 साल में कम से कम 100 से 150 सर्जरीज़ करी हैं
जो कि स्पेशली कैंसर सर्जरीज़ करी हैं, और कम से कम 250 से 300 पेशेंट हम लोगों ने यहाँ पे ठीक किए हैं या फिर उनको कीमोथेरेपी लगी है। और यहाँ पे हम लोग कैंसर सर्जरीज़ तो कर ही रहे हैं, साथ में कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी हो गया या फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब है जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं, जो अपना आखिरी समय उनको पेन है या फिर तकलीफ़ें हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको पेन मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। और साथ ही यहाँ पे हमारे यहाँ आईसीयू फैसिलिटी है, जो कैंसर पेशेंट्स में जिनको आईसीयू की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उनको सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। सर, आप विवेकानंद में भी आप जो है विज़िट करते हैं। विवेकानंद में जो पेशेंट हैं, क्योंकि वो जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब सॉरी ट्रस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन ट्रस्ट हॉस्पिटल मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है वो, ठीक है, तो लोगों को वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। तो क्या डीएनए में जो आप बैठते हैं, यहाँ के पेशेंट को वहाँ पे रिफ़र करना या वहाँ के पेशेंट को यहाँ पे रिफ़र जिन कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं आप? डीएनए विवेकानंद एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उससे इस हॉस्पिटल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। विवेकानंद हॉस्पिटल में ऑलरेडी वहाँ पे CM-PM फंड, जो कि सरकारी फ़ंड के भी पेशेंट्स आते हैं और नॉर्मल ट्रस्ट के भी पेशेंट्स आते हैं। यहाँ पे ये टोटल एक प्राइवेट सेटअप है, ठीक है। इसमें मैं विवेकानंद में एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे वहाँ पे सेवा देने के बाद में जो शाम का जो बचा हुआ समय होता है, मैं यहाँ पे व्यतीत करता हूँ, और बचे जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ डायरेक्टली पहुँचते हैं, और भी मैं बहुत जगह जाता हूँ, विज़िट करता हूँ। तो पेशेंट अपने आप से जो ट्रीट हो चुके होते हैं, वो एक के बदले 2-4 पेशेंट और भी आ जाते हैं, तो उन्हीं के साथ में एक चेन बन जाती है और वो पेशेंट का यहाँ ट्रीटमेंट चलता है। सर, KGMU जो है मेडिकल कॉलेज से आपने जो है ऑन्कोलॉजी सर्जरी में अपने जो है डिग्री ली है। सर, ऑन्कोलॉजी कि जिस प्रकार से डायबिटिक जो है लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन डायबिटिक लोगों की संख्या बढ़ रही है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के लोगों की संख्याएँ बढ़ रही है, क्या ऑन्कोलॉजी की भी पेशेंट? हमारे बीच डॉक्टर समीर बेग हैं, जो MD मेडिसिन है, एरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना मास्टर किया है। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया ले आए, क्योंकि डीएनए हॉस्पिटल में ये भी एक विजिटिंग डॉक्टर हैं। कैसी हॉस्पिटल की सर्विसेज रही है और इनका क्या जो है रोल रहा है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में आपका। आप MD मेडिसिन है, MD मेडिसिन मतलब आप सभी दवाई, जैसे कहा जाता है MBBS के बाद MD मेडिसिन जो होता है तमाम रोगों का विशेषज्ञ होता है। पीडियाट्रिक जो है वो बच्चों का है, उसी तरह से ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों का है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का है, आप तो सबके हैं। तो यहाँ पे डीएनए हॉस्पिटल में कैसी लोगों की जो है विजिट और फुटफॉल रहा है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद समीर बेग है। मैं एक MD मेडिसिन हूँ। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही। मेरा काम है जानना कि मरीज़ को बीमारी क्या है, या फिर उसको दवाई से यदि ठीक हो सकता है तो दवाई से ठीक करना, अगर सर्जरी होना है तो उस डॉक्टर के पास ले आना, और अगर मुझसे नहीं ठीक हो सकता है, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान से ठीक हो जाए, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। एक कार्डियोलॉजी का अलग ब्रांच होती है, न्यूरोलॉजी का अलग, तो कम से कम उसको ये बताना कि देखिए ये आपको बीमारी है और आपको यहाँ पर जाना है। ये एक काम होता है MD मेडिसिन का। बाकी जो जो बीमारियां हैं ख़ास तौर से जिनको हम ही देखते हैं, वो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ की हैं, जो एक शुगर की बीमारी रहती है और एक ब्लड प्रेशर की जो बीमारी रहती है, वो ज़्यादातर बीमारियां हम ही देखते हैं। सर, फैमिली डॉक्टर की जब बात आती है तो लोग ज़्यादातर MD मेडिसिन को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि ताकि वो परिवार के तमाम लोगों को सही एडवाइस दे सकें। ऐसे में आप जो है डीएनए हॉस्पिटल में आप विज़िट करते हैं, ऐसी कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आप विज़िट करते हैं? और अभी तक क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं, कितने पेशेंट हैं जो आपके लगातार टच में हैं? देखिए, ये बात आपने सही बोली। फैमिली जो एक डॉक्टर का प्रेफरेंस होता है, वो MD मेडिसिन यही वजह से रहता है कि कम से कम वो दिशा दिखा पाए, अगर ठीक ना कर पाए। मान लिए अगर कोई उसको बीमारी है और उसको कम से कम मालूम हो जाए, तो वो बता पाए कम से कम, देखिए ये आपको मर्ज़ है और आपका मर्ज़ का इलाज ये डॉक्टर के पास है, अगर उससे ठीक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक वजह यही होती है कि MD मेडिसिन को वो लोग प्रेफर करते हैं। रही आपकी बात कि हम और कहाँ, इधर दुबग्गा में हमने कोई अभी इंस्टीट्यूट ऐसे एज एन सच ज्वाइन नहीं किया। ख़त्म करने के बाद, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमें अपना खुद
के बल पे अपना नाम कमाना था। तो हमने अभी विजिटिंग शुरू किया और इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर अपना समय देते हैं। सर, कोरोना जैसी महामारी जब हमारे पूरे वैश्विक महामारी थी, खासकर हिंदुस्तान में जो लोग, क्योंकि हमारा देश जो है अत्यधिक गरीबों वाला देश है, तो यहाँ पे लोग बहुत परेशान हुए। ऐसे में आप जनता को क्या एडवाइस देंगे कोरोना और जिस तरह की महामारियाँ चल रही हैं उससे प्रिकॉशन के लिए, अपनी रोकथाम के लिए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डरना नहीं है और बीमारी को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है मैं बीमार हूँ और अब करना क्या है। अब तो देखिए ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर ऑनलाइन देख के आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर बुखार आ रहा है नापिए, बुखार की दवाइयाँ खाइए, अपना खान पीन सही रखिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं कोरोना में, जैसे ऑक्सीजन लेवल्स गिरना, बाथरूम तक ना जा पाना, इतनी सांस फूलना, तो अगर ये सब चीज़ आ रही हैं तो आपको बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम एक बार ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो अब सब लोग कर रहे हैं आज, आप कम से कम वो करिए। तो न्यू जनरेशन के बच्चों को आप खासकर मेडिसिन में ग्रेजुएट होने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए क्या मार्गदर्शन देंगे? आप कोई भी फील्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़रूरी है आपको वो इंटरेस्ट, आपको वो लुभाना चाहिए, है ना। अगर वो चीज़ आपको लुभाती नहीं है तो वो करना गलत चीज़ है। इंडिया में ज़्यादातर लोग ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, माँ बाप ज़ोर थोप देते हैं। बिल्कुल सही आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करिए, है ना। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका शौक़ है, वो आपको पैसा भी खुदा अता कराएगा और आपको शोहरत भी वही देगा। ये हमारे बीच थे समीर बेग, डॉक्टर समीर बेग, जो MD मेडिसिन है। बड़ी बेबाकी से वो बता रहे थे कि खासकर न्यू जनरेशन के बच्चों को कि जिसमें आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, आपको वही फील्ड का चयन करना चाहिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन, सरफराज जाहिद के साथ, लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।